नमस्कार, आपको उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सीएम कैंप कार्यालय से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इस बार यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। यात्रा पर हमारे अधिकारी लगातार नजर बना रखे हैं। नहीं, अभी हमने नई सरकार के गठन होने के बाद 100 दिन का अपना एजेंडा बनाया हुआ है। 100 दिन की एक कार्यसूची बनाई हुई है। उसके अनुसार हमारे सभी विभाग, सभी हमारे मंत्रालय, सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं। और 100 दिन की कार्यसूची में जो जो उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं ली हैं, उन सब प्राथमिकताओं को हम 100 दिन में जब पूरा कर लेंगे तो उसको जनता के सामने रखेंगे। सर, हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है, क्या क्या निर्देश दिए गए? नहीं, सभी यात्राओं के लिए हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से सब तैयारियां हो रखी हैं। बीच में क्योंकि अत्यधिक दबाव होने के कारण से यात्रा 2 सालों तक नहीं हो पाई है। उसके कारण से यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह से हेमकुंड साहब आने वाले लोगों की यात्रा भी शुरू हो रही है। वो यात्रा भी अच्छी हो, सबके लिए सुगम हो, सबके लिए सरल हो, सुरक्षित हो, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। और हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हमारे अधिकारीगण उस पर निगरानी कर रहे हैं। कई दिनों बाद विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा व्यवस्था पर बात करते नजर आए। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जितने मंदिरों में रहने की क्षमता होगी, उसी के मुताबिक यात्रियों को चारधाम में भेजा जाएगा। रुके यात्रियों और परेशान हो रहे श्रद्धालुओं को मंत्री ने सुझाव दिया कि उत्तराखंड में चारधाम के अलावा अन्य स्थल भी वे वहां पर भी जा सकते हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी साफ किया कि जो भी अव्यवस्थाएं थी उसको दूर किया जा रहा है और काफी हद तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। उन्होंने चारधाम जाने वाले यात्रियों से अपील की है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, वे पहले मौसम को भी भांप ले, तब जाकर ही यात्रा करें। वहीं विदेश दौरे पर पूछे गए सवाल पर मंत्री सतपाल महाराज बचते नजर आए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं। 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं। केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। तो ग्रैंड टोटल जो बना है वो हमारे 5,91,827 लोगों का बना है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं। पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं। और खास करके अब ये भी देखने को मिला है कि कोरोना से लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। सच में तो देखा जाए, आप जानते हैं कि चारधाम में हमारी ऑल वेदर रोड बन गई है, जिससे सीधे यात्री ऋषिकेश से चलते हैं और सीधे बद्रीनाथ पहुंचते हैं। पर एक्लेमेटाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। जब हम ले जाते हैं तो 2 से 3 दिन तक एक्लेमेटाइजेशन के लिए लोग वहां पर विश्राम करते हैं। किसी को हिलने डुलने नहीं दिया जाता है। और जब बॉडी सस्टेन कर जाती है, बॉडी वहां के एनवायरमेंट से सस्टेन कर जाती है, तब वहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाने को और आगे घूमने फिरने को आपको मौका दिया जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। इसलिए खासकर जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपना फिटनेस करवा के डॉक्टरों से परामर्श करके ही आए और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल रही है और भी हम सर्विसेज को लाने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयास कर, ऑल टर्न व्हीकल्स का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को पहुंचा सके। तो मैं समझता हूं कि लोग बीजेपी और कांग्रेस में लगातार जुबानी जंग जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी दलितों का शोषण करती है, तो वहीं उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य 5 वर्ष बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया।
और उनको और उनके बेटे को टिकट दिया और दोनों ही पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पर जीत कराए और एक कैबिनेट मंत्री बने और विधानसभा के दोनों सदस्य बने। ये सम्मान है या अपमान है? यशपाल आर्य खुद बताएं। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं जो कि दल बदल करते रहते हैं। उनको लगता है कि जिस पार्टी की सत्ता आ रही है तो वह उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार उनका पूर्वानुमान गलत निकला और उनको ये लगा था कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है, इसलिए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। वह एक स्वार्थी आदमी है और सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति का अगर किया है तो यशपाल आर्य ने समाज कल्याण मंत्री रहते हुए किया है। जब छात्रवृत्ति घोटाला उनके संरक्षण में हुआ और छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी उनकी बगल में बैठे थे, छात्रवृत्ति घोटाले के बड़े आरोपियों को उनका संरक्षण प्राप्त था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी 5 वर्ष तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे बीजेपी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, उनके परिवार को इतना सम्मान दिया कि उनके पुत्र को भी टिकट दिया। दोनों पिता पुत्र बीजेपी के टिकट पे जीत के आए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने और दोनों माननीय विधानसभा के माननीय सदस्य बने। यह सम्मान है या अपमान है? यशपाल आर्य जी से पूछिएगा आप, और हम भी आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरा, यशपाल आर्य जी तो बेसिकली एक सत्ता लोलुप राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं जो कि दल बदल करते रहते हैं। ये उनके आचरण व्यवहार में पहले से ही है। उनको लगता है कि इस पार्टी की सत्ता आ रही है तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार उनका जो अनुमान है वो पूर्वानुमान गलत निकला और उनको ये लगा कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। शायद इसलिए लगा हो कि पिछले 22 सालों में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की सरकारें आती रही हैं। उनका पूर्वानुमान गलत निकला। अब वो एक बेसिकली बहुत स्वार्थी आदमी है और अनुसूचित वर्ग के संदर्भ में जिसका कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत मान सम्मान करती है, वो कैसे उनको नैतिकता और सिद्धांतिक रूप में वो वक्तव्य दे सकते? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में अगर नुकसान अनुसूचित वर्ग का किसी ने किया है तो यशपाल आर्य जी ने समाज कल्याण मंत्री के रहते हुए किया। जब छात्रवृत्ति घोटाला उनके संरक्षण में हुआ, छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी उनके बगल में बैठते थे, छात्रवृत्ति घोटाले में बड़े भ्रष्टाचारियों को उनका संरक्षण प्राप्त था और जो ईमानदार लोग थे उनको उन्होंने बहुत सताया है। ईश्वर जानता है या फिर अनुसूचित वर्ग के लोग जानते हैं या फिर हम जैसे लोग जानते हैं कि यशपाल आर्य इन सब मामलों में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो यशपाल आर्य जी को आगे से कोई वक्तव्य दें तो मैं ताकीद करना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष को कि सोच समझ के कहें, क्योंकि उनके उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार पर्यटन को लेकर गंभीर है। राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी ज्यादा रोपवे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास दुबई से निवेशकों को यहां लाना है, जिसके लिए जल्द सरकार दुबई तक फ्लाइट शुरू करवा सकती है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को जमीन चयनित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि दुबई प्रवास के दौरान कई हीरा व्यापारियों ने केदारनाथ में भंडारा आयोजन के लिए अपनी इच्छा जताई है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी चीजें तब मुमकिन है जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा। रोपवे के प्लान है और हमारा प्लान फर्टिकुलर का भी प्लान है। आपको पता है मैं दुबई यात्रा में गया था तो वहाँ जो निवेशक हैं उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आपके यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आज हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है हरिद्वार में कि आप लैंड को आइडेंटिफाई करें और हमारा ये प्रयास होगा कि अगर बहुत ही जो हमारे इन्वेस्टर्स जिनकी प्रेसिंग डिमांड है कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे। अगर उनका प्रयास होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक फ़्लाइट हम जो है अबू धाबी से चलाएं और यहाँ पर जो निवेशक हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ जाकर के जो हमारी टेहरी झील है, हमारे औली है और भी हमारे जो पर्वत श्रृंखला हैं उनका आनंद लें। ये हमारा प्रयास होगा, उसके लिए हमारी पूरी कार्रवाई जारी है। और मैं जब दुबई गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी को लाइए, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप में लोगों की बड़ी श्रद्धा है। जो हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ पर जो हीरो का व्यापार कर रहे हैं उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हम केदारनाथ के अंदर भंडारा खोलना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे आवेदन मांगे हैं, निश्चित रूप में उनकी सहायता की जाएगी। अगर कोई आदमी शंकर के भक्तों को
भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भोजन कराना चाहता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो निश्चित रूप में वो लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो हम 2 दिन की छुट्टी में भी हम गंगा आरती में शामिल होने के लिए आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टेट के सभी लीडर्स को समझना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से हरिद्वार सुरसरिता मां आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट और खाटू श्याम परिवार समिति भूपतवाला की अध्यक्ष और संचालिका न्याय संस्थापिका साध्वी सरोजनी गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने ट्रस्ट की पूर्व अध्यक्षा और उनको ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त करने वाली साध्वी आनंद ज्योति और उनके कुछ अन्य लोगों से अपनी जान को खतरा बताया। साध्वी का कहना है कि साध्वी आनंद ज्योति ने उनको आजीवन अध्यक्ष संचालिका संस्थापिका बनाया है, मगर उन्होंने जानकारी में लाए बिना आश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट की संपत्ति लीज पर रामनिवास गोयल को दे दी। इस पर जब पूछा गया तो आनंद ज्योति और प्रॉपर्टी डीलर रामनिवास और उनके साथियों ने उनके साथ अभद्रता की और उसको जान से मारने का प्रयास भी किया। साथ ही कुछ कागजों पर उनके जबरन अंगूठा लगवा लिया गया और हस्ताक्षर भी करवाए गए। को दे दिया। आज तक कोई पुलिस वाला 1-2 बार आए हैं तो किसी ने भी ना तो उनको वहाँ से भगाने की वो की है। हम डीड भी लेके बैठे हैं कि ये लोग कोई ट्रस्टी नहीं है और सब बाहर के बेफिजूले बदमाश लोग हैं। और ये परसों भी 13 तारीख को हमारे गौशाला में आके और पहले वो माता जी घुसे और उसके साथ 7-8 बदमाश लोग परसों भी आए और एकदम से जब हम वहीं हमारा काम कर रहे थे जो गऊ चराते तो हमने कहा क्या बात है, तो एकदम से कहा सुनी हो के वो बाहर आए तो कहने लगे हम तो गायों को भी उठा ले जाएंगे, आपको भी उठा ले जाएंगे और गाड़ी खड़ी है मेरी वहीं पे, कहते गाड़ी भी उठाएंगे। कितनी बड़ी संपत्ति है पूरी जिसको लेके पूरा इधर तो जो ट्रस्ट में है इसमें तो 5 बीघा जमीन है, उधर सामने में 500 गज के करीब में है। 2 पोर्शन है, एक सुसरिता माँ ट्रस्ट के नाम से और एक श्री खाटू श्याम समिति की। क्या करने जा रहे हैं? माता जी ने पहले आपको अध्यक्ष बनाया फिर अपने आप ही किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी, क्या कारण है? माता जी के ऊपर किसका दबाव है, क्या मानते हैं, क्यों कर रहे हैं वो? बीच में मेरे को पहले बता रहे थे कि क्योंकि उन्होंने मेरे को शुरू में जब बुलाया और बार बार ये वीडियो भी 30-40 वीडियो फ़ोन भी कर रखे हैं और कहा महामंडलेश्वर अब हमें समर्थ हैं, आप ही बेटा आइए तो हमें दीक्षा शिक्षा दे के। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ ग्वालदम में किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए जिला स्तरों पर इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने के मूल मंत्र दिए। वहीं थराली के विधायक भूपाल राम टमटा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर उनकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। चमोली जनपद का जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है और उस प्रारंभ में 3 दिन तक ये प्रशिक्षण रहेगा। 252 मंडलों का प्रशिक्षण पहले हो गया था, चुनाव के बाद हमने रोके थे। जिलों का प्रशिक्षण अब शुरू हुआ है। ये पहले चरण में हमने जो जिले लिए हैं उनमें चमोली जनपद भी है और आज इसका शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिन तक चलेगा। तो इसमें आज सभी जिले के प्रमुख कार्यकर्ता जिनको बुलाया गया है, चिन्हित कार्यकर्ता, वो सब लोग आए हैं। इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? विभिन्न प्रकार के विषय रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित, देश से संबंधित और सरकार से संबंधित, सरकार की योजनाओं से संबंधित, तो किस प्रकार से हम और अच्छा आगे हो सकता है, ये सारे विषय एक-एक करके रहे। कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से इनका ज्ञान हो, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को इसका। हमारे प्रदेश नेतृत्व के तत्वाधान में प्रदेश
जो भारतीय जनता पार्टी है उसके तत्वाधान में हमारे जनपद चमोली का जो ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है उसका आयोजन आज ग्वालदम में हुआ है। और निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के यशस्वी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कौशिक जी आए थे और उनका मार्गदर्शन मिला। और मैं ये समझता हूँ कि संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का एक इस शिविर के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है और उसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, जैसे हमारे जिला कार्यकारिणी है, हमारे मंडल के अध्यक्षगण हैं, महामंत्रीगण हैं, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रीगण हैं, उनको एक जो हमारी रीति नीति है भारतीय जनता पार्टी की उससे। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज हल्द्वानी के नैनीताल रोड और नगर निगम के पास से निकलने वाले सिंचाई विभाग की नहर कवरिंग को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग सहित नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में नहर कवरिंग पर उसके ऊपर पार्किंग बनाए जाने और नगर निगम के बगल से जा रही नहर को कवर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को नहरों के ऊपर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में कई निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ऐसी बिल्डिंग मिली जो सील की गई थी लेकिन उसमें धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल रोड में सील भवन में चल रहे निर्माण कार्य के लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्राधिकरण से उन सभी व्यावसायिक भवनों के नक्शे मांगे हैं जिनमें प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई है और उनमें पार्किंग नहीं बनाई गई है और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आने वाले हैं, इस बार थोड़ा जल्दी भी आ सकते हैं। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन तो मेरा यही था कि जितने भी हमारे नाले हैं और कलवर्ट्स हैं, जो विभाग इससे जुड़े हुए हैं, मेनली पीडब्ल्यूडी, वो इन कलवर्ट्स को खोलें, वो हमेशा खोलते भी हैं। अदरवाइज़ पानी सड़कों पे आ जाता है। नाले जो नगर निगम क्षेत्र में है, रुद्रपुर में, काशीपुर में, हल्द्वानी में, इनको भी पहले से ही मैंने निर्देशित किया हुआ है सभी नगर आयुक्तों को कि इसको ये देखें। और नगर आयुक्तों को एक और अलग से मैंने निर्देश दिए हैं कि जब सुबह सफाई शहर में होती है तो कुछ दिनों में नगर आयुक्त फील्ड पे भी दिखें, ये देखने के लिए कि सफाई हो रही है या नहीं। और ये भी ज़रूर चेक करें जिसने हमारे रूल्स में हमारे जो स्वच्छगण हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं, वो भी ऐसा ना हो कि कहीं पे कोई बोगस एंट्रीज हो रही हों और केवल अटेंडेंस हो रही हो, काम ना हो रही हो, ये देखना भी बड़ा आवश्यक। तहसील दिवस कार्यक्रम लक्सर तहसील परिसर में उस वक्त चर्चाओं का विषय बन गया जब वहां के उप जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यक्रम से नदारद अधिकारियों का निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण तलब कर लिया। क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल द्वारा तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों की निर्धारित जवाबदेही के बजाय लापरवाही पर आक्रोश साफ व्यक्त किया, जिस पर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं इस दौरान लक्सर क्षेत्र के तालाबों पर अतिक्रमण और उनकी सफाई सहित राशन वितरण प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर राशन नहीं मिलने संबंधित सर्वाधिक समस्याएं सामने आने के कारण तहसील विभाग समेत शिक्षा, चिकित्सा सहित कई अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगा है। आज तहसील दिवस पर कुल 22 शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ विभागीय अधिकारी तहसील दिवस में अनुपस्थित हैं, उनके अनुपस्थिति का कारण और किस वजह से उपस्थित नहीं हुए, इसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा और जिला अधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी आख्या यहाँ से प्रेषित की जाएगी। सर, कुछ शिकायतें ऐसी भी आई हैं? हाँ, इस प्रकार के कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं। निश्चित रूप से मैं इन तहसील दिवस की जो शिकायतें हैं इस पर 10 दिन के अंदर अपने स्तर से एक समीक्षा करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आगामी तहसील दिवसों में कोई भी शिकायतें रिपीट ना हो और जो भी शिकायतें विभागों को निस्तारण के लिए दी गई उसका समाधान हो तत्काल। साथ काशीपुर में आज सिख संगत के बैनर तले दर्जनों सिख समुदाय के लोगों ने नगर के महाराणा प्रताप चौराहे पर एकत्र होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका। सिख संगत का कहना है कि पाकिस्तान सरकार लगातार सिख समुदाय के लोगों की नरसिंह हत्या कराने में लगी है, जिससे काशीपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सिख समाज बहुत आहत है।
सिख संगत के लोगों ने इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को उप जिलाधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाकर सिख समुदाय से जुड़े लोगों की हत्या करने वालों को कठोर सजा दिलाने में किरदार अदा करे और साथ ही सिख समुदाय की सुरक्षा के लिए दबाव बनाए। पाकिस्तान के पेशावर में 2 सिख बंधुओं की गोली मारकर नशंस हत्या कर दी गई। हमारा ये कहना है, सारे सिख समाज का इसमें आज भयंकर रोष है और सारा सिख समाज ये चाहता है कि पाकिस्तानी सरकार उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें फांसी की सजा दे और ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा ना हो, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को रहने की, जीने की सारी सम्मान, सारी आज़ादी है, उसी तरह पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक जो सिख हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको पूरी आज़ादी और उनको जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात भी कह देना चाहता हूँ उन मुस्लिम आतंकवादियों को कि जो सिखों को चुन चुन कर उनको अपना शिकार बना रहे हैं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं उन भी अपने साथियों की ओर भी इशारा करता हूँ कि जो वाह क्या कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा, मैं कहता हूँ 1947 को याद करिए, उसके बाद हमारा अफगानिस्तान को याद करिए, कहीं भी अपने सिख के साथ कहीं अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। इस गलतफहमी में कोई न रहे कि पाकिस्तान किसी का साथ देगा या किसी सिख बंधु का विशेष ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आज हमने ज्ञापन जो दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करें और उन मुस्लिम आतंकवादियों का पकड़कर उन्हें जल्द से जल्द सलाखों में डालकर उन्हें फांसी। उत्तराखंड के ऊखीमठ में द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली में सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। जयकारों के साथ शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण, मंगल गीतों के साथ डोली को भावुक क्षणों के साथ विदा किया। भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए समाप्त होगी। 19 मई को भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गोंडार गांव से प्रस्थान कर बनातोली, खटारा, नानव, मैखंबा, कून चट्टी यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मद महेश्वर धाम पहुंचेगी। केदार भगवान श्री मदमेश्वर जी का आज अपने मठ बैरागी धाम से हिमालय के लिए गमन हुए हैं। 2 दिन तक भगवान अपने मठ में रहे, जहां भक्तों को उन्होंने दर्शन दिया। दिव्य दर्शन देकर आज प्रातः भगवान का जो यहाँ से हिमालय गमन हुआ और आज रात्रि प्रवास राकेश्वरी मंदिर रांची में, द्वितीय पड़ाव गोंडार में और तृतीय पड़ाव भगवान श्री मदमेश्वर धाम में, जहां उसी दिन बाबा केदारनाथ जी के प्रातः 11 बजे आम धर्म दर्शन के लिए हिमालय में कपाट खोले जाएंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में आज भगवान मदमेश्वर की डोली कैलाश के लिए रवाना हो रही है और अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ से प्रस्थान आज उनका हो गया। परसों केदारनाथ मदमेश्वर जी के कपाट खुलेंगे और यहाँ पर जो स्थानीय लेवल पे है, लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि भगवान आज हमारे बीच से कैलाश को जा रहे हैं, थोड़ा उदास मन भी रहता है। लेकिन यात्रा जब भगवान मदमेश्वर में रहते हैं तो वहीं लोग जाते हैं उनके दर्शनों के लिए और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि यहाँ सब लोगों को खुशहाल रखना, समृद्धि रखना और सब पे अपनी छत्र। चारधाम यात्रा में सरकार द्वारा निकाली गई पंजीकरण नियमावली से परेशान यात्री और होटल मालिकों को हो रही परेशानी से उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूडा और होटल व्यवसायियों ने कल रात सरकार और प्रशासन को चिताया है। चारधाम यात्रा में जो सरकार ने नियमावली बनाई है उससे परेशान होकर होटल एसोसिएशन के लोग मणिकर्णिका घाट पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, जहां होटल एसोसिएशन के लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर भागीरथी नदी में उतरकर सरकार के इस नियमावली के विरुद्ध नारेबाजी भी की, जिस पर होटल व्यवसायियों ने जल समाधि की धमकी दी।
तो वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर होटल एसोसिएशन के लोगों से बातचीत की और कहा कि इस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट। देखिए, जो पीड़ा हमारे होटल व्यवसाय की है, हमारे ढाबे को के उनकी जो पीड़ा है, कोरोना के 2 साल बाद जो है यात्रा शुरू हुई और हम सब की मंशा, हमारे जो एससीसी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनकी भी मंशा है कि कैसे शुरू से हम लगातार लगे हैं कि इस बार जो यात्रा अच्छी चलेगी और हम कैसे शांतिपूर्वक सुचारू रूप से उस यात्रा को चलाएं, हमारे जो तमाम जो व्यवसायी है उनको जो कैसे रोजगार मिले। लेकिन तब तक जो बीच में फिर कोरोना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिला, तो वास्तव में क्या है कि होटल लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले बुक करा दिए और अब उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हो सकता है वहाँ पे कल दिक्कत आई। कल हमारी दूरभाषा से तमाम जो हमारे जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, तमाम जो हमारे सेक्रेटरी से बात हुई, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी, उन्होंने भी समन्वय वार्ता की। लेकिन अब जो दिक्कतें आ रही है, अभी तत्काल हम जो हमारे होटल एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी पीड़ा भी हमारी पीड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की हम मतलब जो है राजनीतिक बात कर, हमें कहते हैं कैसे उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए हम सब जो है बैठकर बात करें। आसाम ने जो 3 दिन पहले ऑर्डर निकाला है कि ऑनलाइन पंजीकरण यात्रियों का होगा और बिना पंजीकरण के कोई भी चारधाम पे नहीं जाएगा। इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। हमारी बुकिंग 6 महीने पहले हो चुकी है। जो काम आपने सरकार ने 6 महीने पहले करना चाहिए था, वो आप 3 दिन पहले कर रहे हैं, जिससे क्या हो गया कि हमारे तमाम शेड्यूल बिगड़ चुके हैं। यात्री हरिद्वार में खड़ा है, हमारे होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है, वो रिफंड मांग। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।